बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील के केस की। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ कर दिया। माय लॉर्ड, मैंने एक दरख्वास्त आपके सामने रखी है, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हामिद खान को अपनी जगह पर बैठने का मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन ट्राइब्यूनल 1 हफ्ते में तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि अब जितना जल्दी हो सके इलेक्शन तनाज़ात के फैसले होने चाहिए। जी बिल्कुल, और इसका फैसला होना चाहिए। और ट्राइब्यूनल्स कैसे बनते हैं, कितनी तादाद होनी चाहिए और जजेस की कितनी तादाद होनी चाहिए, केसेस को देखते हुए क्या तादाद होनी चाहिए, ये भी सवालात उठ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि कानून बदल गया है, इसलिए अब नए 4 इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन ही मुकर्रर करेगा। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स मुकर्रर करता है। चीफ जो जस्टिस हैं जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इख्तिलाफ इस बात पर हो रहा था कि इलेक्शन हाई कोर्ट के भेजे गए नामों पर इनकार किया था। ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस की तैनाती हाई कोर्ट्स की मुशावरत से है और इलेक्शन कमीशन करता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई मामूली इंसान तो नहीं है। तो ये रिमार्क्स दिए गए हैं और इसी पर बिलावल भुट्टो ने भी अपने रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने भी बात की है। उन्होंने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। जब हम कहते हैं कि आपको वफाकी अदालत बनाना पड़ेगा तो उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। कानून साजी और आइन साजी अदालत के थ्रू ना नहीं हो सकता। तो बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक जो केस का फैसला वो महफूज किया जा चुका है, इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील, आज बताइएगा आज क्या कार्रवाई रही और क्या मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस का, और बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने एक मरतबा फिर समाअत की है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर। और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है जो फैसला आज महफूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो मुशावरत हुई है और उसमें जो मामलात तय पाए हैं उसी की बेस पर अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए जाएंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी तश्कील का प्रोसेस शुरू किया जाए। ताहम जो जजमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट की उसमें वाज़े होगा कि आया जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसको चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ने, अदालत उसको बरकरार रखेगी या उसे सेट असाइड करेगी। और उसके अलावा जो ओवरऑल जजमेंट है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मुतालिक जो इत्तेफाक राय आज अब कायम हो चुका है उस पर ही होगी, जहां पर 4 जो जजेस हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए वो नामजद किए हैं जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने, जबकि 4 जो जजेस होंगे वो रिटायर्ड होंगे। और जो हालिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया है पार्लिमान की जानिब से उसकी बेस पर इलेक्शन कमीशन खुद से 4 रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स यानी कुल मिलाकर 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए जाएंगे। जहां तक आज की समाअत का ताल्लुक है, आज जो ही समाअत का आगाज हुआ, हामिद खान साहब जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो वकील थे सलमान अकरम राजा साहब के जो मेन पटिशनर थे इस केस में लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से ये गुजारिश की कि मैं कुछ आपके सामने पेश करना चाहता हूं एक दरख्वास्त, और उन्होंने कोर्ट एसोसिएट को वो दरख्वास्त की कॉपी भी दी। ताहम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनकी उस दरख्वास्त को एंटरटेन करने से माजरत करते हुए कहा कि आपको हम बाद में सुनेंगे, पहले हम एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहते हैं कि वो हमें गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़कर सुनाए। जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि ये दरख्वास्त आपके रिक्यूजल से मुतालिक है, यानी आपकी बेंच से अलहदगी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की इस बेंच से अलहदगी से मुतालिक ये दरख्वास्त दायर की है, लिहाजा आप इस केस को अभी ना सुने, पहले हमारी उस दरख्वास्त को एंटरटेन करें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं बेंच से अलहदगी आप मेरी दरख्वास्त कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप खुद को अलग कर लें, और साथ ही उन्हें अपनी कुर्सी पर जाकर बैठने का मशवरा दे दिया। हमने देखा कि हामिद खान साहब जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की इन ऑब्जर्वेशंस पर काफी नाराज से नजर आए और वो कमरा अदालत से एहतजाजन वॉकआउट करके चले गए। बाद अज़ां फिर जब केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया चीफ जस्टिस ने, तो सलमान अकरम राजा इन पर्सन पेश हो गए और साथ साथ वो क्योंकि वकील भी थे रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 के, उन्होंने अपने दलाइल दिए। और हमने देखा कि आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 1 से ज़ायद मरतबा क्रेडिट भी लिया है 8 फरवरी के इंतखाबात का, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से 8 फरवरी को आम इंतखाबात यकीनी
बने थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को याद दिलाया कि आपको हमने प्रेसिडेंसी में भेजा था और इसी तरह हमने आपको लाहौर हाई कोर्ट भेजा है, बैठकर अगर आप बात करें तो मामलात हल हो जाते हैं। जिस तरह पहले बताइएगा, आपने तो इस केस को फॉलो किया है, ये बताइए कि दोनों जानिब से दलाइल क्या दिए गए फिर? जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा जो हैं वो ये कह रहे थे कि जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने किया है उसको बरकरार रखा जाए, या फिर आप उस फैसले को अगर सेट असाइड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अदालत चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब इस बात पर इसरार कर रहे थे कि हमारे सामने हमने क्योंकि आइन के ऊपर हल्फ उठा रखा है, हमारे ऊपर जो लाजिम है अमल करना वो आइन है, उस पर हमने अमल करना है। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो अदालती फैसले होते हैं वो उनके हम पाबंद नहीं होते, वो हम पर बाइंडिंग नहीं होते। तो सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को याद दिलाया कि जो पार्लिमान है वो आइन बनाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस आइन की तशरीह करती है अपने अदालती फैसलों में, और फिर जब तक उस अदालती फैसले से कोई बेहतर अदालती फैसला आकर उस पहले वाले फैसले को खत्म नहीं कर देता, वो फैसला बाइंडिंग होता है ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी। और इस तरह की मुतादद मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं। ओवरऑल हमने देखा कि सलमान अकरम राजा जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि अदालत जो कानून इस वक्त पार्लिमान ने पास किया है उसकी तौसीक न कर दें। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद मामलात के हवाले से भी बात करते हैं। एक और अहम खबर है कि पाकिस्तान ने 12 ममालिक के सिफारतकारों को मालम जब्बा हमले की तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। वजारत खारजा में आला सतह इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने 12 ममालिक के सफ़ीरों को मालम जब्बा हमले के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में 12 ममालिक के सिफारती अमले ने शिरकत की है। जी बिल्कुल, और ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने सिफारतकारों को मालम जब्बा हमले की तहकीकात का यकीन दिलाते हुए कहा है कि हमले की तहकीकात करके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतने की लड़ाई कर रहा है और कुछ अनासर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबूताश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जनाब वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में मंगूरा से मालम जब्बा जाते हुए गैर मुल्की सिफारतकारों का कारों की उनकी जो कार थी उनके जो हैं दहशत गर्दों का निशाना बनी। इस हमले में सिफारतकारों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है खैर, लेकिन जो काफिला था उस कारवान को उस पर हमला किया गया। और इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं क्योंकि डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गज़ाला नौरीन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। गज़ाला, कुछ इस वाक़े का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें बताइएगा, और ये जो आज की मीटिंग हुई है जिसमें वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सिफारतकारों को एतमाद में लिया है और उनको क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं वो भी ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, एक ये निहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया था 22 सितंबर के रोज़ जब सफारतकारों का एक ग्रुप था जो कि मालम जब्बा सवात के इलाके से एक तफरीही दौरे के बाद वापस आ रहा था। 12 ममालिक के सुफरा इस ट्रिप में शामिल थे, सफारतकार थे, कुछ मजीद सफारती अमला था और इसके साथ उनकी फैमिलीज़ के कुछ लोग भी थे जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से इसका एक इब्तदाई जो एलामिया है वो जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि आगे जो चलने वाली एक पुलिस वैन की गाड़ी थी वो निशाना बनी। एक पुलिस एहलकार जो है हमारे वो शहीद हुए जबकि 4 जख्मी हुए, जबकि तमाम सुफरा और उनकी फैमिलीज और वो सारा जो एक ग्रुप गया था वो बाहिफाजत इस्लामाबाद वापस पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से आज फिर दफ्तर खारजा में एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें न सिर्फ ये कि इन ममालिक के सुफरा सफारती अमले ने शिरकत की बल्कि इसमें नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने भी शिरकत की। इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई, सुफरा को बताया गया कि अब तक इस हमले की तहकीकात के हवाले से क्या पेशरफ्त हो चुकी है, उन्हें पेशरफ्त से आगाह किया गया और इसके साथ ही हमें हमारे जराए ने यह भी बताया है कि इस मौके पर सुफरा से बातचीत करते हुए नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई कि ये वो कार्रवाइयां हैं जो कि पाकिस्तान को एक दफा फिर जंग में धकेलने की कोशिश के लिए की जा रही हैं। तहकीकात का अमल जारी है, तहकीकात जल्द ही मुकम्मल करके मुल्जिमान को तहकीकात तो जारी है, लेकिन ऐसे मजीद वाकयात से निपटने के लिए सॉलिड हिकमत अमली क्या अपनाई जा रही है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया माहम, और अगर हम सॉलिड हिकमत अमली की तरफ आए तो आपको याद होगा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम 22 जून को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये फैसला किया गया था कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का आगाज़ किया जाए और उसका बुनियादी मकसद यही था कि वो फितनाउल ख़वारिज जो कि ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कई कीमती जानों की कुर्बानियाँ देकर जो अमन हासिल किया है उसको एक दफ़ा फिर स्टेक पर लगाया जाए, एक दफ़ा फिर उस अमन को
सबोताज किया जाए, और इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का आगाज किया गया था। और यही दर हकीकत वो एक जामे हिकमत अमली है जिसका हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ये कहा गया कि फितरौल ख्वारिज के ख्वारिज को, दहशत गर्दों को, उनके गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए ये एक जामे हिकमत अमली सामने आ रही है, जिसके तहत ये यकीनी बनाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जहां पर के बिलखसूस कोशिश की जा रही है कि एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी का जो अफरीत है, जो ख़त्म हो चुका था, उसको दोबारा से वापस लाया जाए। उसको ख़त्म करने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत कई IBOs हो रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अब से कुछ रोज़ कबल DGISPR की जानिब से भी जो एक प्रेस ब्रीफिंग की गई थी, उसमें यह वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर 150 से ज़ायद IBOs हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम इन पर काबू पाने में कामयाब नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं कि जिसमें यह पता चलता है कि कितने ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात थे जिनको कामयाबी से रोका गया, जिनको रोकने में हमारे इदारे कामयाब रहे। उसके लिए हमारे जो जवान हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो यकीनी तौर पर कामयाबियां भी दे रहे हैं। अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं हमारे जवान। बहुत शुक्रिया आपका। ग़ज़ाल नौरीन मौजूद थी, और ये बहुत एक अहम मामला था क्योंकि हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ख़वारिज के लिए भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और मेहमानों की जो सिक्योरिटी के हवाले से उसके लिए तो खातिर खा इंतजामात भी किए जाते हैं, अवलीन तरजीह भी है, और हम अपने मेहमानों का बड़ा एहतराम भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए। और आज ये यकीन दहानी उनको करवाई गई है कि आपकी जो हिफाजत है वो हमारे ज़िम्मे है। बहरहाल एक और आगे बढ़ते हैं, और एक और अहम मामला है माहम, जो कि बड़ा खास मामला है, और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आप जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, उनसे रिलेटेड भी है। वो है हर इंसान से और आपसे भी रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है, और ये बड़ा खतरनाक मामला है कि नेमत को कैसे जहर बनाया जा रहा है। इमरान जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जी दूध की, खालिस दूध, जो कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन मौजूदा दौर में इसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। लाहौर में कहीं मिलावट शुदा दूध है तो कहीं जाली दूध फरोख्त हो रहा है। ये भी एक टर्म हमने आज ही देखी है कि इमरान ज्यादा मसला लाहौर में देखा जा रहा है कि लाहौर में बड़े केसेस आपको देखने को मिलते हैं, और हुकूमत बड़े इंतजामात भी करती है, दावे बड़े करती है, वादे बड़े करती है कि जी आपको बड़े अच्छे खाने प्रोवाइड किए जाएंगे, खुराक की जो बेहतर होगी, लेकिन उस तरह से खातिर खा इस हवाले से इंतजामात नहीं होते। बहुत बार ऐसा हुआ है, कार्रवाइयाँ हुई हैं, दूध तल्फ किया गया, लेकिन दूध के जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं है कि जाली दूध है, मिलावट वाला दूध है, और माफिया को शिकंजे में लाने के लिए इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले अपने नाज़रीन को वो रिपोर्ट दिखाते हैं। अली शराज की आप रिपोर्ट देखिए। खालिस दूध अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन मौजूदा दौर में इसका मिलना मुश्किल है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की जानिब से मज़ाफ़ाती इलाकों से लाहौर आने वाले दूध की सख्त चेकिंग की जाती है। जगह जगह नाके लगाकर दूध के नमूने लेकर टेस्टिंग की जाती है। मिलावट साबित होने पर दूध तलब कर दिया जाता है। दूध के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर की एडिशन की जा रही है, बर्फ़ की शक्ल में ऐड की जा रही है, तो वो मौके पे उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू SOP हम या तो फ़ाइन इम्पोज करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार होती है जो कि कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं तो उस दूध को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ग्वालों ने जहां PFA की टेस्टिंग को तसल्ली बख्श करार दिया, वहीं शहर के अंदर जाली दूध की तैयारी का भी इंकिशाफ कर दिया। मेरे ख्याल से लाहौर में तैयार होता है जो जाली दूध है, बड़े बड़े वो कारोबार वाले वो वहीं पे तैयार करते हैं, इधर से नहीं, पीछे से नहीं आता। सही सैंपल लगाते हैं, जिसका दूध सही है वो बच जाता है, थोड़ा घना कुछ होवे मसला तो जुर्माना कर देते हैं, ज़्यादा दूध ख़राब है तो वो ज़ाया कर देते हैं। जाली दूध पाउडर, फार्मोलिन और डिटर्जेंट की मिलावट से तैयार किया जाता है। 2000 लीटर गाढ़े महलूल से 5000 लीटर जाली दूध तैयार होता है। अवामी हलकों की राय में मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। और इसी तमाम तर मामले पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का क्या कहना है, वो भी देख लेते हैं। जनवरी से लेकर 10 सितंबर 2023 तक दूध के हवाले से तकरीबन 94,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की गई, लेकिन जनवरी 24 से लेकर 10 सितंबर 24 तक हमने 3,59,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की, जो कि पिछले साल की निस्बत तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। दूध जो हमने इन इंस्पेक्शंस के दौरान में तमाम पंजाब के अजला से चेक किया, पिछले साल वो 74 मिलियन लीटर से ज़्यादा था, अब वो 260 मिलियन लीटर से ज़्यादा है, जो कि पिछले साल की निस्बत तकरीबन 3.5 टाइम्स ज़्यादा है। इसी तरीके से जो मिल्क तलफ हम करते हैं जो कि फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता, उसकी रेशो पिछले साल अगेंस्ट द चेक्ड मिल्क वो आ रही थी 1.42%।
और अब वो जो है वो आ रही है 0.49%, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना कम है। 8.5 माह के अरसे में हमने 194 ऐसी FIRs की हैं जो कि सिंथेटिक मिल्क बनाने वाले लोगों के ऊपर थी और उनके केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं। DG फूड पंजाब अथॉरिटी जो है उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इतनी कार्रवाई की गई, लेकिन वो नाकाफ़ी नज़र आती हैं। सूरत हाल ग्राउंड इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक गौरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तारिक साहब, आपके वक्त का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा ये 2 टर्म्स हमें वाज़े कर दें हमारे नाज़रीन को भी। एक तो हमने सुना था ना मिलावट शुदा दूध, और एक है जाली दूध, इनमें फ़र्क क्या है और ये जाली दूध फिर कैसे बनता है? जी देखें, आपने एक अहम मसले की जानब जो है तो जो मबजूल करवाई है और ये अवामी मसला है। अमूमन जो देखने में आया है कि हम लोग सिर्फ जो इस्तेमाल करते हैं कि जी दूध जो है वो जाली है या दूध मिलावट शुदा है। असल में इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं जो इस्तेमाल की जाती है, जाली दूध वो दूध है जो कि केमिकल के साथ और डिटर्जेंट के साथ और दीगर जो है केमिकल को मिलाकर जो है वो सर्फ वगैरह को भी मिलाकर जो है वो दूध तैयार किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं जाली दूध। और ये इस केमिकल जो इस्तेमाल होता है 2000 लीटर से 5000 लीटर तक इसका दूध बनाया जा सकता है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए एक माफिया है जो कि सरगर्म है, उसको लेकर वो आगे चलते हैं और वो ये एक ट्राई का है गवाले और बनाने वाले और केमिकल बनाने वाले, ये तीनों मिलकर जो हैं इस दूध को, मिलावट वाले दूध को आवाम तक पहुंचाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। अब हमें देखना ये होगा कि मिलावट वाला दूध क्या होता है। मिलावट वाला दूध वो है जिसमें पानी डालकर दूध को की तादाद को या उसकी मिकदार को बढ़ाया जाता है। इसमें सबसे जो अहम किरदार अदा करना है वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने किरदार अदा करना है कि वो किस तरह अपने जो ज़राए हैं उनको, अपने इक्विपमेंट को, टूल्स को इस्तेमाल करते हुए तारिक साहब, आपने कहा कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, इस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मिलावट वाला दूध तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, कहीं ना कहीं पानी ऐड हो जाता है। ये जो जाली दूध का आप बता रहे हैं कि इसमें सर्फ ऐड होता है, केमिकल्स ऐड होते हैं, वो तो एक जहर है, इंसानी जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। और बेसिक नीड है आपकी, बच्चे की अगर खुराक देखें तो वो 90% 100% आपकी दूध पे मुहित होती है। तो बच्चों के साथ भी ये चीज़ हो रही है, सारे इंसानों के साथ ये चीज़ हो रही है, तो आपको नहीं लगता इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए? देखिए जी, दूध हर घर की ज़रूरत है, बच्चे हों या बड़े दूध इस्तेमाल करते हैं। दूध ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि दीगर मसनूआत बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन खीर हो गई, केक हो गए, मिल्क शेक हो गया, मिठाई हो गई, और इस तरह की तमाम चीज़ें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमें देखना ये होगा कि जो दूध हमारे तक पहुंच रहा है क्या वो हफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम तक पहुंच रहा है या कहीं किसी जगह पर उसमें मिलावट की जा रही है, जाली दूध पहुँचाया जा रहा है। सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि हम ये देखें और इसके अंदर हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी, उनका किरदार जो है सबसे अहम है, लेकिन वो किरदार करते हुए अभी नज़र नहीं आते। हम देखते हैं सब कुछ हमारे पाकिस्तान में, लाहौर में जो रिक्वायरमेंट है तकरीबन 1.5 लाख दूध जो है वो हमें चाहिए, लेकिन 1 लाख लीटर दूध जो है ना वो हमें लाहौर में मैसर है, जिसकी वजह से बकाया जो ज़रूरत पूरी की जाती है वो जो है बेकरियाँ और दूसरे जो ज़राए हैं उससे हमें इस डेफिसिट को कम किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से बताइएगा, उनका क्या इसमें रोल बनता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप खुद बता रहे हैं कि अगर तकरीबन 50,000 लीटर जो है वो दूध कहाँ से आता है, वो दूध है भी या नहीं, कितना मिलावट शुदा है, कितना जाली दूध है, तो उनका क्या रोल बनता था और उनकी हिकमत अमली क्या होगी इसमें? अब वो मिलावट शुदा नहीं, वो जाली दूध है। जिस तरह के पहले हमने इसको बिल्कुल ब्रीफ किया कि जो दूध बनाया जाता है वो केमिकल, डिटर्जेंट, बिल्कुल ये बड़ा अहम मामला था। तारिक साहब, कतक गुलाबी की बासत बहुत अहम मामला आपने बताया। प्रोग्राम में वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, सनती शहर फैसलाबाद की अगर हम बात करते हैं तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और फैसलाबाद के शहरियों को पीने के साफ पानी जैसी संगीन बहरान का सामना है। फैसलाबाद में वासा का सीवरेज सिस्टम कई दहाइयों से अपग्रेड नहीं हो सका, जिससे सनती शहर का केमिकल मिला पानी ज़ेर ज़मीन पानी को भी आलूदा कर रहा है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शराज हसन ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं। मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में पीने के साफ पानी की फराहमी संगीन मसला बन चुकी है। वासा की जो लाइनें हैं वो इंतहाई बोसीदा हो चुकी हैं। शहरियों की जानब से ये शिकायत की जा रही हैं कि वासा का पानी जो आता है मुकर्ररा औकात में वो इंतहाई गंदा होता है और बदबूदार होता है, और उसकी वजह वासा की जो लाइनें हैं वो दहाइयों से अपग्रेड नहीं हो सकी।
फैसलाबाद में पानी का बहुत किल्लत है, बहुत परेशानी है। पानी नमकीन है, पीने को दिल नहीं करता, पानी दूर दूर से भरना पड़ता है। जो वाटर प्लांट है उनको फॉल किया जाए, क्योंकि जो अक्सर जो वाटर प्लांट लगे हुए वो बंद है, उन पे पानी नहीं होता। सरकारी वासा का पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं है, उसमें गंदा पानी मिक्स होके आता है और वो पीने के भी काबिल नहीं, उसमें बीमारियां भी और बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं। पुरानियां लाइनां वा गटरा पानी मिक्स हो गया, गंदा पानी आ रहा है, उन्होंने चाहिए लाइनां नवीं बदलन। पानी जी टाइम तो बगैर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। वो आती है, बीमार हो जाते हैं, पानी फिल्टर में भरते हैं, करीब 12 से लेके फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल शहर है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पानी है केमिकल ज़दा उसको ट्रीट किए बगैर सेम नालों में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो मुज़र सेहत हो रहा है। शहरियों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वासा की जो लाइनें हैं इनको जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए और जो इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल ज़दा पानी है उसको रोका जाए ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो मुज़र सेहत ना हो। जी, पानी मुजरे सेहत ना हो, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। और इमरान, इससे पहले हम दूध के हवाले से बात कर रहे थे, मतलब बेसिक जो नीड्स हैं हमारी, दूध हो गया वो खालिस अच्छा और सेहतमंद नहीं मिल रहा। अब पानी की बात हो रही है तो फैसलाबाद में पानी का इशू है, तो इसी पर MD वासा फैसलाबाद आमिर अजीज़ ने कुछ मंसूबे जो हैं मुकम्मल होने की उम्मीद दिलाई है। अब देखते हैं कि वो होते हैं या नहीं, उनका इस पर क्या कहना है वो देख लेते हैं। पानी के लिए दो हमारे फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो ऑन ग्राउंड नियर टू कंप्लीशन है, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका जो टेंडरिंग वाला प्रोसेस हो गया हुआ है। जितने एरिया से जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ हम पानी देंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट आबादी के ऊपर जो सेंसिस हुए हैं 177 MGD है, मिलियन गैलन पर डे। हमारा फैसलाबाद के बाहर के एरियाज का होगा। हमारा जो आलूदा पानी के लिए हमने अब ट्राई की है कि ज़मीन से पानी एक्सट्रैक्ट ना करें, हम नहर से पानी ले रहे हैं, उसको साफ करके लोगों को पीने के लिए दे रहे हैं। जो नए प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो सरफेस ट्रीटमेंट वाटर है। MD वासा की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो कि अभी मुकम्मल होने हैं और बहुत सा काम इसमें अभी होने वाला है। मज़ीद हम बात कर लेते हैं बेरोची फैसलाबाद। शहरोज़ बात ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा शहरोज़, बताइएगा फैसलाबाद का ये पानी का मसला कितना पुराना है और कितनी हुकूमतें आई, कितनी गई, लेकिन ये पानी का मसला हल नहीं हुआ। अब तो ये कहा जा रहा है कि 100% जो फैसलाबाद की आबादी है उनको साफ़ पानी मुयसर नहीं है। देखिए, ये फैसलाबाद का दरीना जो है वो मसला है पानी का, क्योंकि फैसलाबाद को साफ पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। महकमा वासा जो 1978 में कायम हुआ था वो 2024 में भी 100% जो आबादी है फैसलाबाद की उसको मुकम्मल जो साफ पानी है वो प्रोवाइड करने में जो है बुरी तरह नाकाम है। सिर्फ 40% आबादी ऐसी है जिसको महकमा वासा जो है साफ पानी दे रहा है, जबकि जो 60% आबादी है वो अभी भी साफ पानी से महरूम है। अभी कुछ ही दिन पहले कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश हुई जिसमें कहा गया कि फैसलाबाद का 59% पानी जो ज़ेरे ज़मीन है वो मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुका है और शहर के जो बाकी हैं उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा है। हम मुतअद्दिद बार दिन भर प्रोग्राम में इस इशू को हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन अभी फैसलाबाद का जो पानी का मसला है वो बिल्कुल हल नहीं हो रहा है और महकमा वासा सिर्फ दावे कर रहा है और ये मुसलसल यही कह रहे हैं कि 2 बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। जायका अगर फैसलाबाद में काम कर रहा है, लेकिन अभी कब वो काम मुकम्मल होगा, कब आवाम को जो साफ पानी मिलेगा, इसकी कोई डेडलाइन नहीं दे रहा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ज़ेरे ज़मीन फैसलाबाद में वासा की लाइनें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं और गंदा पानी मिलकर जो है वो लोगों के घरों में आता है। तो ये भी बड़ा एक मसला है और फैसलाबाद के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में जो है मुब्तला हो रहे हैं इस सारी सूरत हाल में। लेकिन फैसलाबाद में महकमा वासा है वो सिर्फ ऐलानात ही करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं गया। उनसे बात कर ली जाए तो ये कहते हैं कि पूरे शहर का जो ज़ेरे ज़मीन पानी का बिल्कुल महकमा वासा जो है वो सिर्फ दावे कर रहा है, ऐलानात कर रहा है, लेकिन कुछ में हकीकत में कर कुछ नहीं किया जा रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये फैसलाबाद जो कि पंजाब का तीसरा बड़ा पहुंच गई है और हम पानी के मसाइल से ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये तो हल निकलना चाहिए और यकीनन उम्मीद ही की जा सकती है। इमरान, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक। प्रोग्राम में वेलकम बैक नाजरीन, और हम अपने प्रोग्राम में अवामी मसाइल जो हैं वो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और एक और अहम इशू है बहावल नगर की। अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बस स्टैंड जो है जी वो बहाल नहीं है इमरान, तो आवाम के लिए कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है कि आपको ट्रैवल करना होता है, आपकी बेसिक नीड है और उस ट्रैवल में भी मसाइल हैं, बस स्टैंड नहीं है, बहाल नहीं हो रहे। क्या वजूहात हैं, इस पर हम अरशद रहमानी से जान लेते हैं। अरशद रहमानी, कहिएगा क्या वजूहात हैं, क्यों बस स्टैंड बहाल नहीं है, इंतज़ामिया इस पर क्या कहती है?
बिल्कुल करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाला जनरल बस स्टैंड आज भी वीरानी के मंजिल पेश कर रहा है। ये मनसूबा 2012 में साबिक उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने बहावल नगर को दिया था, जो 12 साल गुजरने के बावजूद भी ये ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो और गफलत की वजह से ये पाया तकमील तक फंक्शनल ना हो सका, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो सस्ते सफरी सहूलियात से भी महरूम हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया और जो प्राइवेट अड्डे डी क्लास अड्डा स्टैंड वालों की मिली भगत से ये आज तक फंक्शनल ना हो सका, जिसकी वजह से जो सरकारी ख़जाने को भी ख़ासा जो हर सालाना जो नुकसान हो रहा है। जबकि ये अड्डा फंक्शनल होगा तो इसमें तमाम तर जो गाड़ियाँ हैं बाज़ाब्ता तौर पर जनरल बस स्टैंड में एंट्री करेंगी, जिस तो शहरियों ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि बहावल नगर का जो जनरल बस स्टैंड है उसको विल फॉर फंक्शनल करवाया जाए, ताकि सस्ती और मयारी जो सहूलत है वो हमें मिलनी चाहिए। जी, तो ये डिटेल्स आपने देखी और हमारा तो ये काम है कि हुक्काम बाला तक लोगों की आवाज़ पहुंचाई जाए और हम इस उम्मीद के साथ कि इन लोगों के मसाइल हल होंगे, ये बस स्टैंड दोबारा से ऑपरेशनल होगा। ये इश्यूज उठाने का मकसद ही यही है कि इसके कोई रिजल्ट मिले, कोई नतीजा मिले, कोई फॉलोअप हो, जिसको हम आपसे शेयर भी करेंगे कि अब हमने आवाज़ तो उठा दी है, अब देखना ये है कि क्या इस पर एक्शन लिया जाता है और एक्शन की ही हमें उम्मीद है। तो ये क्योंकि बेसिक हमेशा से हम कहते हैं कि बेसिक अपने प्रोग्राम्स में इस तरह के इश्यूज हैं वो उठाते रहेंगे। 10 वारिस शाह असी की करिए, साडा कोई ना पावे मुल, असा माँ प्यो दे लाडा पले ते गए मिट्टी विच रुल। हज़रत पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का 226वां सालाना उर्स ज़िला शेखपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान में आज दूसरे रोज़ भी जारी है और मज़ार पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद भी जारी है। उर्स पर ज़ायरीन ने हीर भी सुनी और हीर पढ़ने के बड़े मुकाबले भी देखे। उर्स तकरीबात बारे जानते हैं नुमाइंदा सुन न्यूज़ जावेद मिराज से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाला शेर खान में। यहाँ पे नामवर और मारूफ पंजाबी ज़बान के शायर सूफी बुजुर्ग सैयद वारिस शाह के 226वें उर्स की दूसरे रोज़ की तकरीबात जो हैं वो जारी हैं। मुल्क भर से उनके हकीकतमंद जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और उनमें एक बड़ी तादाद फैमिलीज़ की भी है जो यहाँ पे मज़ार पर फातह ख़ानी कर रहे हैं और जो नौजवान हैं वो टोली की शक्ल में आ रहे हैं और ढोल की ताब पर रक्स करते दिखाई दे रहे हैं। पीर वारिस शाह की लाइब्रेरी का जो है विज़िट किया जा रहा है और यहाँ पे जो स्टॉल्स सजाए गए हैं वहाँ से जो उनके अकीदतमंद हैं वो हीर वारिस शाह का जो किस्सा है उसको ख़रीद रहे हैं। और मैं बात करता चलूँ कि जो प्रोग्राम है आज रात यहाँ पे हीर गायकी का एक बड़ा मुकाबला मुनक़्क़द किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर से जो हीर गायक हैं वो शरीक होंगे और वहाँ यहाँ पे उनको सुनने के लिए भी एक बड़ी तादाद में जो है वो लोग पहुँचेंगे। और ये जो तकरीबात हैं ये 25 सितंबर तक जारी रहेंगी और कल आखिरी रोज़ होगा जिसमें सूफी नाइट का भी एहतमाम किया जाएगा। जी, फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।